आज शो की शुरुआत पत्रकार और कवि त्रिभुवन की कविता से करते हैं। अरावली के आखिरी दिन एक मधुमक्खी परागकणों के साथ उड़ते उड़ते थक जाएगी। सभी बहेलिये जाल को देखकर उलझन में पड़ जाएंगे। एक नन्हा खरगोश लू की बौछार में हाँफते हाँफते थक जाएगा। चेतना आकुलित बघेरे कहीं नहीं दिखेंगे इस निरीह निर्वसन धरती पर। अरावली के आखिरी दिन युवतियां छाता लेकर सैर करने जाएंगी और लॉन में टहलकर लौट आएंगी। एक शराबी चंद्रमा की रोशनी में बहेलिये बस्तियों की ओर लौटते नजर आएंगे। अरावली का इसके अलावा यहाँ और क्या अंत होगा? अरावली का इसके अलावा वहाँ और क्या अंत होगा? अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बीते दिनों एक फैसला आया और उसके बाद से भारत के सामाजिक से लेकर सांस्कृतिक जीवन में इसको लेकर खलबली मच गई। कई शंकाएं सामने आ गई कि आखिर ये फैसला अवैध खनन के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। आशंका ये भी हुई कि इसके बाद पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा, दिल्ली पर बुरा असर पड़ेगा, भूगर्भ जल पर बुरा असर पड़ेगा, राजस्थान रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है, ये बात भी कही गई। सत्यता क्या है? जो विरोध कर रहे हैं उनका पक्ष, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, केंद्र की सरकार इस मामले पर क्या सफाई दे रही है, कौन से कानून और उप कानून हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, विशेषज्ञों के हवाले से सरकार का पक्ष समझेंगे और आलोचना करने वालों का भी। इसके बाद रुख करेंगे यूपी विधानसभा का, जहां कफ सिरप का मामला आया और अंततः योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव हो गया। नेशनल हेराल्ड केस पर भी एक अपडेट आया है, उसका भी जिक्र करेंगे और दिन की दूसरी खबरें भी रहेंगी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Wari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का अरावली रेंज पर जो फैसला आया था वो एक लाइन में कुछ ऐसा था कि अरावली पर उन स्ट्रक्चर्स को ही पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या इससे ज़्यादा है। बवाल हुआ तो सरकार ने स्पष्ट किया कि फैसला सिर्फ अरावली की परिभाषा को लेकर है, मतलब ये नहीं कि 100 मीटर से छोटे सभी पहाड़ियों पर माइनिंग शुरू कर दी जाएगी। देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 दिसंबर की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले कि कुछ लोग ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि 100 मीटर का मतलब पहाड़ी के ऊपर से नीचे की खुदाई की अनुमति है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि अगर दो पहाड़ियों में 500 मीटर उनके बीच का दायरा है तो बीच का क्षेत्र भी अरावली रेंज का हिस्सा होगा और यह आश्वासन दिया कि दिल्ली एनसीआर में माइनिंग की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। टॉप से धरातल तक और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, द कमिटी रिकमेंड दैट टू एंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल एंड रेंज नो न्यू माइनिंग लीज एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड एटॉमिक मिनरल। तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। तीसरा विषय जो है, अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो, चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी कोई माइनिंग नहीं होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद से अरावली को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। राजस्थान के कई इलाकों में जमीन पर प्रदर्शन हुए। इसमें कांग्रेस और दूसरे सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने शिरकत की। मसलन 22 दिसंबर को उदयपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी किया गया। सीकर में भी 945 मीटर ऊंचाई पर मौजूद हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन हुए। जोधपुर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी लगातार इसको लेकर मांग चल रही है। सुनते हैं कुछ राय। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं, सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया, क्योंकि एक ऐसी कमेटी थी वो जो किसी की नहीं सुनती थी। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि अरावली के भविष्य को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उनका मूल आशय क्या है। लेकिन अब विस्तार से बात। ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से भी ज्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 2.5 से 1.5 अरब साल एक मोटा माटी पहले बनी, जब प्लेट टेक्टोनिक सक्रिय थी। पृथ्वी की बाहरी परतें यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई, जिससे एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस गई। इससे जबरदस्त दबाव बना और गर्मी से चट्टानें मुड़ी, ऊपर उठी और अरावली जैसी पहाड़ियां बनी। ये सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है देश की। अरावली रेंज 692 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: जरगा रेंज, हर्षनाद रेंज और दिल्ली रेंज। अरावली पहाड़ियों की एवरेज हाइट 400 से 600 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब आप ये नक्शा देखिए, भारत के 4 राज्यों को ये कवर करती है: गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। लगभग 80% भाग राजस्थान में है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते अरावली की ऊंचाई कम होते होते लगभग मैदान में तब्दील हो जाती है। और दिल्ली में अगर देखनी भी हो अरावली तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली में है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अरावली की पहाड़ियों पर ही बसी है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन भी इसी पर्वतमाला की अलग अलग पहाड़ियों के ऊपर बना है, रायसीना हिल्स जो बोला जाता है। इस रेंज से कई नदियां भी निकलती हैं, जैसे बनास, साबरमती और साहिबी। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवा को रोकती हैं, गंगा यमुना के मैदानों को रेगिस्तान बनने से बचाती हैं। अरावली कई दुर्लभ जीवों का ठिकाना भी है, जैसे तेंदुआ, लोमड़ी, नीलगाय और मोर। सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क भी इसी रेंज में आते हैं। प्राचीन इतिहास में यहाँ 5वीं सदी से खनन होता था। तांबे के औजार बनाए जाते थे, लेकिन समय बीतने के साथ समस्या बढ़ती गई। खासकर 1960-70 के दशक में, जब विकास के नाम पर अवैध खनन बढ़ा। ये तो बात हुई इतिहास भूगोल की। अब समझते हैं अरावली की परिभाषा क्या है और विवाद कैसे शुरू हुआ। साल 1995 में तमिलनाडु के एक जमींदार TN गोदावर्मन बनाम भारत संघ का केस चर्चा में आया। उन्होंने जंगलों में हो रही अवैध कटाई का मुद्दा उठाया। दलील दी कि नीलगिरी के इलाके में मौजूद जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई होती है। 12 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने तब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि किसी भूमि को जंगल मानने का निर्णय केवल सरकारी अधिसूचना से नहीं होगा, बल्कि डिक्शनरी डेफिनेशन के आधार पर जो क्षेत्र जंगल है उसे ही कानूनी रूप से भी माना जाएगा जंगल। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इसके बाद भी अदालत इस केस को भूली नहीं।
अंतरिम आदेशों के माध्यम से देश के अलग अलग वन क्षेत्रों से जुड़े निर्णय इसी केस के अंतर्गत इसी नज़ीर के तहत दिए जाते रहे। इस बीच एक बात बार बार उठती रही कि अरावली क्या है, इसकी कोई तयशुदा परिभाषा क्यों नहीं थी। समय के साथ हवा और पानी की वजह से हुए इरोजन यानी कटाव ने अरावली का फिजिकल स्ट्रक्चर बदला, जो हमने आपको बताया भी कि दिल्ली में घूमेंगे तो बीच बीच में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां दिख जाएंगी। ये सब अरावली के अवशेष हैं। किसी पहाड़ी पर सैकड़ों साल पहले किसी राजा ने किला बना दिया तो किसी पर डीटीए ने पार्क, मसलन नेहरू प्लेस में लोटस टेम्पल के बगल में बना पार्क, तो क्या इन्हें भी अरावली कहा जाए? इसी तरह हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इनमें कई अवैध खनन का शिकार हो रही थी या फिर अवैध कब्जे भी हो रहे थे। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अरावली की डेफिनेशन, परिभाषा बनाई, लेकिन पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए एक परिभाषा जरूरी थी जिससे अरावली को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके। और दरअसल अरावली को तो इंसान क्या ही बचाएगा, अपने आप को बचा सके। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी बनाकर अरावली की परिभाषा तय करने के आदेश आए। मई 2024 में यह काम मल्टी एजेंसी कमेटी को सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इस समिति के अध्यक्ष बने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव। समिति के और सदस्यों में कौन थे? अरावली रेंज जिन राज्यों में है, मसलन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, वहां के वन विभाग के सचिव शामिल किए गए। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को भी इस समिति में रखा गया। इसी कमेटी ने 12 अगस्त 2025 को अरावली की नई परिभाषा बनाई। क्या है ये? अरावली हिल्स वो पहाड़ होंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा होगी। 100 मीटर से ऊंची 2 या उससे ज़्यादा पहाड़ियाँ अगर एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर होंगी तभी अरावली रेंज कहलाएंगी। अब 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 3 जजेस की बेंच ने इस परिभाषा को स्वीकार भी कर लिया और यहीं से शुरू हुआ कंफ्यूजन। ये कि अरावली की 90% पहाड़ियां तो 100 मीटर ऊंची हैं ही नहीं, ये कैसे पता लगा? द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 27 नवंबर 2025 को एक आर्टिकल छपा। एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, फॉरेस्ट सर्वे हैड रेड फ्लैग्ड बट गवर्नमेंट टुक ग्रीन शील्ड ऑफ 90% अरावली हिल्स। इसके मुताबिक FSI के आंतरिक आकलन के मुताबिक राजस्थान में 20 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली कुल 12,081 पहाड़ियां हैं, जिनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं, यानी सिर्फ 8.7%। इसका मतलब ये निकला कि नए मानकों के लागू होने पर अरावली की 90% से ज़्यादा पहाड़ियां संरक्षण का दर्जा खो सकती हैं। पर सवाल ये कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक दशक से अरावली को अवैध खनन से बचाने की कोशिश की, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक सुना आपने। भले ही हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी बुक के बाद अरावली का नाम इतने दिन बाद सुना हो, पर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में इसको बचाने की कवायद लंबे समय से चल रही है। हालिया मामलों की तरफ नजर डालते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अफसरों पर सख्ती की। अवैध माइनिंग और स्टोन क्रशर यूनिट्स पर किसी रिपोर्ट का इंतजार नहीं होगा, सभी दोषी अफसरों पर केस चलेगा। 2018 में NGT ने एक प्राइवेट कंपनी को गुरुग्राम में NH48 से फार्म हाउस तक जोड़ने के लिए अरावली के 6 हेक्टेयर जंगल काटने से रोका। कंपनी हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही थी, लेकिन NGT की इजाजत जरूरी थी। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की अरावली में 31 पहाड़ियां गायब होने के मामले पर आश्चर्य जताया। राज्य सरकार को 48 घंटे में अवैध माइनिंग रोकने का आदेश दिया। कोर्ट बोला, राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलती है, लेकिन दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने का एक कारण पहाड़ियां गायब होना है। लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फिर चेतावनी दी कि अगर अरावली में कंस्ट्रक्शन के लिए कानून संशोधन किया गया तो मुश्किल होगी। हरियाणा विधानसभा ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में बदलाव पास किया था, जिससे प्रोटेक्टेड जमीन पर रियल एस्टेट के लिए रास्ता खुल जाता। फिर 2020 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि अरावली में बिना सुप्रीम कोर्ट कमेटी या पर्यावरण मंत्रालय की इजाजत के कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। अवैध काम पर कार्रवाई की छूट भी दी गई। अब सवाल आता है कि इतनी बार अरावली का पक्ष लेने के बाद क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से अरावली पर खनन का रास्ता आसान कर दिया? दस्तावेज और कानून दोनों से इसका जवाब ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। कैसे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक PIB प्रेस नोट निकाला। इसके मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बात साफ की है कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है, उन पहाड़ियों के चारों तरफ जो सबसे निचली सीमा रेखा है, उसके अंदर आने वाला पूरा इलाका खनन के दायरे से बाहर होगा। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों से पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की पहचान की जाएगी, जिससे साफ पता चल सके कि कौन सा इलाका अरावली में आता है और कौन सा नहीं। तब किसी तरह का भ्रम या मनमानी की गुंजाइश नहीं रहेगी या कम हो जाएगी और नियमों को लागू करना आसान होगा। सरकार का दूसरा तर्क, अरावली की पहाड़ियों में सस्टेनेबल तरीके से खनन सुनिश्चित करने के लिए और खनन माफिया को और अवैध खनन को रोकने के लिए अब नए खनन पट्टे नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ खास मामलों में ही छूट मिलनी चाहिए, जैसे किसी बेहद जरूरी क्रिटिकल मिनरल के लिए, एटॉमिक मिनरल के लिए या उन जरूरी मिनरल्स के लिए जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 की 7वीं सूची में आते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, डायमंड या सिल्वर।
कमेटी ने यह भी कहा कि जो खदानें पहले से चल रही हैं उन्हें मॉनिटर करने के लिए सरकार अलग अलग एजेंसियों की एक टीम बनाएगी। इसमें वन विभाग, खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जरूरत के हिसाब से दूसरे एक्सपर्ट शामिल होंगे। ये टीम मौके पर जाकर देखेगी कि खदान में प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं और अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए सही उपाय किए जा रहे हैं या नहीं। लापरवाही दिखी तो एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की ये बात भी मान ली कि अरावली के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां खनन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इन इलाकों को इनवायलेट जोन कहा गया, मतलब यहां खनन की कोई इजाजत नहीं होगी। इसमें कौन से इलाके हैं? सभी रिजर्व एरिया जैसे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि, और वो इलाके भी जिन्हें कानून के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है या किया जाना तय किया गया है। इसके अलावा किसी भी संरक्षित क्षेत्र से 1 किलोमीटर के अंदर खनन नहीं होगा। मसलन रामसर साइट्स और वेटलैंड से 500 मीटर तक का इलाका भी खनन से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। हमने अरावली पर आए फैसले के बाद पनपी शंकाएं जानी कि क्यों लोगों को लग रहा है कि इस फैसले के बाद अरावली की 90% से ज़्यादा पहाड़ियां संरक्षण का दर्जा खो सकती हैं। हमने पीआईबी के नोट में दर्ज इसका दूसरा पक्ष, सरकारी पक्ष जाना। अब सवाल कि फिर क्यों पर्यावरण विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ इतने सशंकित हैं? पर्यावरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली पहाड़ों की अहमियत उनकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उनके काम में है। ये पहाड़ कुदरती पानी के भंडार की तरह काम करते हैं। इनकी पथरीली बनावट बारिश के पानी को धीमे धीमे जमीन के अंदर सोखती है और यही पानी राजस्थान के कई शहरों और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों की जरूरतें पूरी करता है। हमने शुरू में बताया ये पहाड़ थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की ओर बढ़ने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी कि अगर अरावली को लगातार नुकसान पहुंचा तो रेगिस्तान पूर्वी भारत की तरफ फैल सकता है। धूल भरी आंधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अरावली में रहने वाले कई जानवरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। दोनों पक्षों के बीच का वो कौन सा बफर जोन है जहां शंकाएं पनप रही हैं, जानने के लिए हम फिर से पर्यावरणविदों का रुख करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने सिर्फ केवल क्या करना है, उन्होंने केवल FSI दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को बोलना है कि वो जो एक डेटा है कि अरावलीज का कितना एरिया आएगा पूरा मिला के अगर हम ये रिवाइज्ड 100 मीटर डेफिनेशन को एम्प्लॉय करते हैं तो, और उसको कंपेयर करना है जो पुरानी FSI की एक क्राइटेरिया थी 3% स्लोप जो एक ग्रेडियंट होता है, उससे कंपेयर करना है जो 2011 की है और जिसमें 4 मिलियन हेक्टेयर सिर्फ राजस्थान में अरावली पाई जाती थी। तो जब ये कंपैरिजन होगा तो सारी प्रॉब्लम, सारे डिस्कशन वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। चलो भाई चलो, अरावली प्रोटेक्टेड है। सरकार को अब ये चाहिए कि हमको ना ये डेफिनेशंस की जो ये एक गुत्थी है इसके अंदर ना बांधें, अब क्लियर कट बता दें जो रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए। वो FSI की रिपोर्ट क्यों अंदर पड़ी हुई है, वो क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है? ये जो डेफिनेशन ये बार बार अलग अलग टाइप की, कभी आप 3 डिग्री स्लोप बोल रहे हो, कभी आप 100 मीटर के ऊपर की डेफिनेशन बोल रहे हो, कभी एक स्टेट बोल रहा है कि जी 40% कैनोपी कवर होगी तो हम फॉरेस्ट में। व्हाट इज दिस? मेरे हिसाब से तो ये एक अजीब और गरीब जिसे कहते हैं ना, इट्स अ प्लॉय, ये खेल हो रहा है कि किसी तरीके से हमको पूरा जो अरावली का 700 किलोमीटर लॉन्ग एक रेंज है जिसको हम लोग समझते हैं 76,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये एक बहुत बड़ी जगह है। और समहाउ ये मैथ जो है ना, ये गणित जो है, ये सरकार और माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन लॉबीज, इन सब के बीच में इसकी जो ये गणित बन रही है, ये कुछ एक दूसरी तरफ लेके जा रही है हमको। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि सब कुछ अब इस पर निर्भर करेगा कि चीज़ें ज़मीन पर कैसे उतारी जा रही हैं, मैपिंग कैसे की जाएगी, उसमें कितनी पारदर्शिता बरती जाएगी। देखना होगा कि इसमें जल विज्ञान, जैव विविधता को कितनी गहराई से शामिल किया जाता है। मांग की जा रही है कि मैप्स और मैनेजमेंट प्लान्स को सार्वजनिक किया जाए, स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा कराई जाए। अरावली का विवाद भारत की पर्यावरण नीति की बड़ी चुनौती को दिखाता है। विकास के दबाव और प्राकृतिक सिस्टम्स की सुरक्षा को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चुनौती के सामने रखता है। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। साथ में हम दर्शकों को ये भी याद दिला दें कि कई पर्यावरणविद बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि खनन को लेकर कानून तो पहले भी हैं, लेकिन राज्य सरकारें अवैध खनन को रोकने में अक्षम रही हैं।
हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और दिल्ली में अब रेखा गुप्ता की सरकार है। ये चारों ही भाजपा शासित राज्य हैं इस समय और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी सरकार है ही। तो ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन राज्यों में सरकार के होते हुए और सरकार की सक्षमता के दावों के बावजूद अवैध खनन को पूरी तरह से क्रश क्यों नहीं किया गया है। और इसीलिए इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जो कह रही वो तो ठीक है, पर जमीन पर ये बात कितने पुख्ता ढंग से दिखेगी। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र का 22 दिसंबर को दूसरा दिन रहा। कफ सिरप का मुद्दा उठा, सपा विधायक बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे, लिखा था कफ सिरप बना जहर, माफियाओं का छाया कहर। अंदर भी विधायकों ने नारेबाजी की और आरोप लगाया कि योगी सरकार पर्याप्त एक्शन नहीं ले रही। सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा राज्य में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई और ये भी कि अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बात बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश की तरफ से दिए गए चैलेंज पर भी हुई। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरे लखनऊ में। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार भी आया। उन्होंने एक्स पर लिखा किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें। इन बयानों पलटवारों पर अन्य दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आईं। से माफियाओं को संरक्षित कर रही है सरकार और ये अब बुलडोजर इनका कहीं ना कहीं इनका बुलडोजर का ड्राइवर सो गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस विषय को लेकर हम लोग लगातार आवाज उठाएंगे और ऐसे विषय पर लड़ाई लड़नी जरूरी है। इससे पहले यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले कि ये नई स्कीम्स इंफ्रा प्रोजेक्ट और जरूरी खर्चों के लिए अतिरिक्त फंड है जो मुख्य बजट के बाद आई जरूरतों को पूरा करेगा। अगली सुर्खी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना ली। नाम रखा जनता उन्नयन पार्टी और कहा कि सब 294 सीटों पर लड़ेंगे और आम आदमी के लिए काम करेंगे। मैं तो राजनीति जो पार्टी कर रही ये तो कोई खेलने के लिए नहीं करा, इलेक्शन के लड़ने के लिए, आम आदमी को काम करने के लिए, उनको जिम्मेदारी लेके उनको पास रहने के लिए तो पार्टी खोल रही। तो चुनाव आएगी तो क्लियर हो जाएगी तो कितना सीट में मैं चुनाव में लड़ेंगी। हुमायूं कबीर ने बीते महीने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद चर्चा में आए। फिर टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाला। 21 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक बयान दिया और कहा कि मस्जिद मंदिर वाला झगड़ा खत्म हो गया है, फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उसे शुरू करना एक राजनीतिक षड्यंत्र है। झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। इस पर हुमायूं कबीर ने कहा कि हम मोहन भागवत का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका ये कहना गलत है कि यहाँ दंगे वगैरह हो सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे।
तीसरी सुर्खी, नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों से जवाब मांगा। एजेंसीज ने कांग्रेस नेताओं और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। कोर्ट में सुनवाई दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत बताया और कहा कि अगर ये कायम रहा तो कई अन्य मामलों पर असर पड़ेगा। और यह भी कि कानून में महत्वपूर्ण ये होता है कोई अपराध हुआ फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एफआईआर से शुरू हुआ या निजी शिकायत से। मामले की सुनवाई कर रहे जज रविंद्र जुडेजा ने पूछा, क्या कोई ऐसा दूसरा मामला है जहां निजी शिकायत पर ईडी ने कार्रवाई की हो? इस पर तुषार मेहता बोले, नहीं, लेकिन यह ऐसा पहला मामला भी तो हो सकता है। ध्यान दें कि 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था। मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। कोर्ट का कहना है कि चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत के आधार पर है, न कि पीएमएलए के तहत अपराध से जुड़ी एफआईआर के आधार पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं। हालांकि केस की मेरिट पर टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की थी, जिसके बाद ईडी ने फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। अगली सुनवाई मार्च 2026 में। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।